हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि मेरे बच्चे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, आनंद नहीं कर रहे होंगे, रील्स नहीं चला रहे होंगे, ठीक है, बल्कि रिवीज़न कर रहे होंगे आप सभी लोग। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट समय आपका चल रहा है ये। ठीक है, और आपका ये जो समय है ये आपको क्या करना है, इसको यूटिलाइज़ करना है, फालतू की चीज़ों में वेस्ट नहीं करना है समय को। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ठीक है, चाहे मैं लाइव में आऊँ या ना आऊँ, हमेशा मैं आपके साथ हूँ बच्चों। ठीक है, तो आपको क्या है, मैं आपको पता है 2 लेक्चर, ठीक है, यानी टोटल 4 लेक्चर जिसको कह सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि 2-2 घंटे के 2 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी क्या है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर ले चुका हूँ, जो कि एक छोटी सी यूनिट है। ठीक है, जिसमें मात्र आप देखेंगे 5 टॉपिक्स हैं, 5 क्वेश्चंस, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आपसे पूछे जाते हैं। उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी 4 घंटे की क्लास पढ़ा चुका हूं। आज आपको तीसरी क्लास, ठीक है, मैं इसमें आपको अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ाने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अप्रोचेस महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, कई बार आपको पूछा भी जाता है कि अप्रोचेस क्या होने चाहिए। जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो कुछ टूल्स होते हैं ना बच्चे पढ़ने के। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को पढ़ने जाते हो तो किसी तरीके से पढ़ते हो, कुछ टूल्स से यूज़ करते हो। भाई जब कोई काम करते हो तो ऐसा थोड़ी है कि अपने हाथ से सब कुछ कर लेते हो। जब आप खेत में कह सकते हैं जो है गुड़ाई करने जाते हो, जो गांव के होंगे उनको पता होगा बच्चों, तो फावड़ा लेकर के जाते हो, आप मेड़ बनाते हो। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो भैया कि बहुत जो भी कार्य आप करते हो कुछ ना कुछ यंत्र होता है आपके पास। ठीक है, उसी तरीके से आप देखेंगे बच्चों कि जब आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अध्ययन करने जाते हो तो आपके पास यंत्र के नाम पर अप्रोचेस होते हैं कि किस तरीके से आप क्या करेंगे। अप्रोचेस क्या हैं, वो आपके टूल्स हैं जिससे आप क्या करते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी करते हैं बेहतरीन तरीके से। तो आज उन्हीं टूल्स के बारे में, उन्हीं अप्रोचेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में। आप देखेंगे बच्चों कि 2 तरीके के टूल्स होते हैं। हर एक जगह पर आप देखेंगे बच्चों कि टूल्स क्या है, कोई भी हथियार आप देखते होंगे। जैसे पहले क्या होता था बच्चों, जब जो है आदिमानव हुआ करते थे तो टूल्स पत्थर का हुआ करता था। ठीक है, पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, फिर छोटा छोटा होता गया। उसमें जो है आप देखेंगे बच्चों कि शार्पनेस आती गई। ठीक है, फिर आप देखेंगे चाकू बन गया, और भी आप देखेंगे कि एवोल्यूशन होता चला गया। उसी तरीके से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ने का जो टूल है, यानी जो अप्रोचेस हैं, उनमें भी क्या हुआ है बच्चों, एवोल्यूशन हुआ है। यानी आप देखेंगे कि सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच आता है, यानी परंपरागत दृष्टिकोण किस तरीके से पढ़ा जाए। यानी उसमें आप देखेंगे बहुत सारे अप्रोचेस हैं, चाहे फिर आप ले लें भैया इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को, फिलोसफिकल अप्रोच को। ठीक है, आप देखेंगे बच्चों हिस्टोरिकल अप्रोच, उसमें हम पढ़ेंगे लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ठीक है, और जब ये अप्रोचेस समय के साथ जब सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती चली गई, ये अप्रोचेस क्या हो गए बच्चा, फेल हो गए, तब आप देखेंगे मॉडर्न अप्रोचेस का जन्म हुआ। ठीक है, मॉडर्न अप्रोचेस टू स्टडी द कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। आखिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है क्या? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बच्चों जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके अंदर के जो सिस्टम हैं, ठीक है, यानी जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम है उसका क्या है, अध्ययन है, कंपैरिजन है कि हम भैया अपने एग्जीक्यूटिव, अपने लेजिस्लेचर, अपने यहाँ की जुडिशरी का कंपैरिजन यूएसए से करते हैं कि वहाँ कैसा सिस्टम है, हमारे यहाँ कैसा सिस्टम है। और इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो हमें अपनी कमियां पता चलती हैं और दूसरी हमें हमारी अच्छाइयाँ पता चलती हैं। जो हमारी अच्छाइयाँ होती हैं भैया ये हमारे यहाँ अच्छा है, उसको हम और क्या करते हैं भैया, मजबूत करते हैं। और जो कमियां पता चलती हैं कि हमें हमारे यहाँ पर ये कुछ कमियां हैं, हमारे मान लीजिए लेजिस्लेचर में हमारी जो संसद है वो इस तरीके से काम करती अगर, तो क्या होता, ज़्यादा बेटर होता, तो हम उसमें सुधार भी करते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बच्चा सीधा मतलब है कि हम क्या करते हैं, देशों के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो देशों के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, उनसे ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको क्या रखना है, अच्छे तरीके से याद रखना है बच्चों। ठीक है,
तो उसके बाद आप देखेंगे कि मॉडर्न अप्रोचेज आते हैं, जिसमें आपका सिस्टम अप्रोच है जो डेविड ईस्टन का है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच आपके आलमंड का है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच एक है जो हम पढ़ चुके हैं, तो इस क्लास में हम उसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने डिटेल में उसको ऑलरेडी पढ़ रखा है पॉलिटिकल कल्चर को। उसके अलावा पॉलिटिकल सोशोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन हो गया, ठीक है, जो भी पॉलिटिकल इकोनॉमी, जितने आपके कह सकते हैं कि जो है मॉडर्न अप्रोचेज हैं, उन सभी को हम इस क्लास में क्या है बच्चों पढ़ने का प्रयास अच्छे तरीके से करेंगे। तो आप बस एक ही कह सकते हैं कि भैया आपको सुझाव है आप सभी बच्चों को कि रिवीजन करते रहें। बुकलेट आपको दिया गया है, टेस्ट आपको प्रोवाइड किया गया है, देते रहें टेस्ट, बुकलेट आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पहले समझते हैं, आखिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या फिर तुलनात्मक राजनीति होती क्या है। जो मैंने आपको बताया वही होता है बच्चा। आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का ये कोर एलिमेंट है, ठीक है, यानी मूल तत्वों में से एक है। पॉलिटिकल साइंस का ही क्या है बच्चा, आपका तुलनात्मक राजनीति एक पार्ट है। इसके भी फादर कौन कहे जाते हैं भैया, अरिस्टोटल कहे जाते हैं, क्योंकि आपको याद होगा बच्चों मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अरस्तु ने क्या किया था। 158 सिटी स्टेट्स के जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे, ठीक है, सिटी स्टेट्स के जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनका अध्ययन किया था, कंपेयर किया था और उसके हिसाब से बच्चा बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है उसके निष्कर्ष पर वो क्या हुए थे बच्चों, पहुंचे थे। तो यानी क्यों अरस्तु को जो है फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है बच्चा, कंपेयर करने का काम किया है, तुलना करने की काम किया था, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मींस कंपेयरिंग द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डिफरेंट स्टेट। जो मैंने बताया आपको कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या है, विभिन्न राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना करना, ठीक है। आप देखेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज एज ओल्ड एज पॉलिटिकल थ्योरी। भैया अरस्तु के टाइम से था तो ओल्ड तो रहा ही होगा बच्चों, इतना तो आपको पता ही है कि ओल्ड तो रहा ही होगा क्योंकि अरस्तु के टाइम से था ये, ठीक है। अरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है। अरस्तु को भैया आप देखेंगे कि जो है पिता कहा जाता है, तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या किया था, अध्ययन किया था और उसके आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस दिया था इन्होंने, जिसके बाद इन्होंने बताया कि भैया जो पॉलिटी है यानी जो रूल ऑफ मिडिल क्लास है दैट इज द बेस्ट कह सकते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। बाकी इन्होंने बहुत अच्छे से बाकायदा अध्ययन किया, बहुत सारे देखेंगे आप, इन्होंने जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं कुछ गुड फॉर्म बताया, आइडियल फॉर्म, उनका परवर्टेड फॉर्म भी बताया, जो मैं आपको अरस्तु के चैप्टर में क्या कर चुका हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। जो मैंने आपको बताया कि तुलनात्मक राजनीति को 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध तक पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधुनिक, यानी वर्ल्ड वॉर जब होता है, ठीक है बच्चों। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पहले तक क्या था भैया, आप देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच था। वर्ल्ड वॉर 2 के पहले तक, ठीक है, ट्रेडिशनल वॉर अप्रोच था और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपका मॉडर्न अप्रोच देखने को मिलता है। जो मैंने आपको समझाया है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के 2 अप्रोचेस हैं बच्चों, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है यानी परंपरागत, आपका कह सकते हैं पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति, जो कि आपके वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पहले तक था, ठीक है, या द्वितीय विश्व युद्ध तक था, यानी जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला तब तक ऐसा होता था सिस्टम। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप देखेंगे कि पूरा सिस्टम क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पर चलेंगे हम लोग, ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नेचर क्या है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये किसकी स्टडी है, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ वेरियस कंट्रीज। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में क्या है भैया, आप देखेंगे गवर्नमेंट आएगा, पार्टीज आएंगी, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एनजीओज आएंगे, ठीक है, आपके प्रेशर ग्रुप्स आएंगे, ठीक है, आपका सोसाइटी आएगी, ठीक है। ये सब कुछ आप देखेंगे भैया जो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है वो सब कुछ क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। आप देखेंगे पॉलिटिकल कल्चर में हम क्या देखते हैं कि जो सोसाइटी है उसका कितना रुझान है पॉलिटिक्स की तरफ, उसका क्या क्या अप्रोच है राजनीति की तरफ। तो आप देखेंगे हम सोसाइटी का भी अध्ययन करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, ठीक है। आखिर पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच क्या करता है भैया, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच यही तो देखता है ना बच्चों कि जो है एक जो नॉर्मल व्यक्ति है,
एक कह सकते हैं कि नॉर्मल व्यक्ति राजनीति को किस तरीके से देखता है, गवर्नमेंट को किस तरीके से देखता है, क्या पॉलिसी मेकिंग में वो अपना कुछ इनपुट देता है कि नहीं देता है, क्या आउटपुट उसको प्रभावित करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सारी बात देखने करने का काम आप देखेंगे बच्चों कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर में होता है। अब आप देखेंगे इसका फोकस क्या होता है, द स्टडी ऑफ मेजर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ वर्ल्ड, यानी विश्व के जो प्रमुख संविधान हैं उनके अध्ययन पर क्या करता है, ये ध्यान देता है। अब एक बात आपको और याद रखना है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो है कॉन्स्टिट्यूशंस का या पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि डेवलपिंग वाले जो हैं उनका भी किया जाता है, यानी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको भी क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। आप देखेंगे बच्चों, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि यही अंतर आता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक क्या था बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक क्या था, आप देखेंगे मेजर जो पावर्स थे उन्हीं के, जो मेजर कंट्रीज़ थे उन्हीं की स्टडी हुआ करती थी आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, क्योंकि आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम तक बहुत सारे देश वो कॉलोनीज़ थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ आई जिनको क्या किया गया बच्चों, आज़ादी मिली। ठीक है, उनको आज़ादी मिली, तब भैया पूरा अप्रोच जो है बदलना पड़ा। पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से काम चल जाता था, लेकिन फिर कहा गया भैया कि जो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं ना, उनकी समस्याएं अलग हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग है, वहाँ पर डाइवर्सिटी अलग है। ठीक है, आप देखेंगे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के आज़ाद होने के बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पूरी तरीके से हिल गया कि भैया अब कौन सा अप्रोच लाया जाए, क्योंकि इनमें तो बहुत डाइवर्सिटी है, इनको समझना, इनके सिस्टम को समझना तो बहुत डिफिकल्ट है। आप देखेंगे तरह तरह के अप्रोच आते गए और फेल होते गए। ठीक है, उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी क्या करेंगे बच्चों, करने का कार्य करेंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के फीचर्स देख लेते हैं, जो मैंने अभी तक आपको समझाया है वही क्या होंगी, सारी चीज़ें विशेषताएं होंगी। सबसे पहले एनालिटिकल और एम्पिरिकल रिसर्च है। एम्पिरिकल क्या होता है बच्चों, जो एक्सपीरियंस करके किया जाए, एक्सपीरियंस करके या प्रैक्टिकल करके। ठीक है, यानी आप देखेंगे बच्चों कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है भैया, हवा में बात करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि क्या करता है, एक्सपीरियंस के थ्रू, यानी स्टडीज़ होती हैं, कंपेयर किया जाता है बाकायदा। ये नहीं कि भैया कोई थिंकर बैठा जो है रात में बिस्किट नाश्ता पानी किया, उसके बाद कहा गया अच्छा चलो अब इंडिया और यूएसए का जो है क्या करते हैं, मन गढ़ंत कुछ भी लिखते हैं, जो मन में आता है वो लिखते हैं। ऐसा नहीं है बच्चा, पहले पूरी अच्छे तरीके से स्टडी की जाती है। अमेरिका की अगर इंडिया से करना है तुलना, तो अमेरिका का अध्ययन होगा, इंडिया का अध्ययन होगा, तब दोनों में क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं उनको कंपेयर किया जाएगा। इसलिए एम्पिरिकल रिसर्च का होना बहुत आवश्यक है, यानी ऐसा रिसर्च जो साइंटिफिक हो। ठीक है बच्चों, इस बात को आप याद रखेंगे। उसके अलावा क्या है बच्चा, जो ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिक्स का वो क्या है, वैल्यू फ्री एम्पिरिकल स्टडी। आप देखेंगे ये वो टाइम पीरियड था, वर्ल्ड वॉर 2 वाला जो टाइम पीरियड था वो कौन सा था, आपका बिहेवियरल रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड था। कौन सा, बिहेवियरल रेवोल्यूशन, जब आप देखेंगे पूरे विश्व में साइंटिफिक थियरीज की ही बात हो रही थी। ऐसा कहा जा रहा था भैया कि ऐसी कोई भी थियरी जो साइंस के साथ सही तरीके से मेल नहीं खाएगी उसको हम नहीं मानेंगे। यानी आप देखेंगे बच्चों कि अनुभवजन्य अध्ययन की ओर क्या हो रहा था, ये तुलनात्मक जो कह सकते हैं सिस्टम है वो आगे बढ़ रहा था। ठीक है, अब देखेंगे आप बच्चों कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स का अध्ययन किया जाता था, यानी देश के जो अंदर जो कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस थे उनका बिल्कुल आंतरिक रूप से क्या किया जाता था, आप देखेंगे बुनियादी जो चीज़ें थी उनका अध्ययन किया जाता था। यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नाउ एनालाइजेज द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। सबसे पहले व्यक्तियों का वास्तविक व्यवहार क्या है, पॉलिटिकल कल्चर में किया गया। ग्रुप्स का स्ट्रक्चर, सब सिस्टम। ठीक है, आप देखेंगे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, लोग हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबका बहुत ही सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया जाता है। यानी ऊपर से अध्ययन नहीं करना है, बल्कि डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपके समझने के लिए हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे जो हम बताएंगे वो पूछा जाएगा, बट अभी आपको सिर्फ भूमिका के लिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी फोकस होता है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है भैया, कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट। आप देखेंगे सोशोलॉजी को इसमें लाया जाता है, पॉलिटिकल सोशोलॉजी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी एक पूरा जो जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको क्या किया जाता है इसमें शामिल करके एक कह सकते हैं क्यूमुलेटिव स्टडी की जाती है।
ठीक है, कि आप देखेंगे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, कि बहुत सारे जो कह सकते हैं डिसिप्लिन्स हैं उनको मर्ज करके और समझने का प्रयास किया जाता है कि किसका किस पर क्या जो है प्रभाव है बच्चों। ठीक है, इट स्टडीज पॉलिटिकल प्रोसेस इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज का नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब बहुत सारे देश क्या हुए बच्चों, आज़ाद हुए, गुलामी से निकले, ठीक है, जैसे आप देखेंगे एशिया के, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के, इन सभी देशों को भी क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाता है, इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, और आप देखेंगे कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन को अफ्रीकी और यूरोपीय राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन के साथ समान महत्व प्राप्त है। यानी आप देखेंगे कि दोनों को क्या है एकदम बराबरी का दर्जा दिया गया है, दोनों की स्टडी क्या होती है अच्छे तरीके से बच्चों की जाती है। इस बात को क्या रखेंगे आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अब हम अप्रोचेस की बात करते हैं बच्चा, जो आज आपका टॉपिक है। ठीक है, अप्रोचेस क्या होते हैं? अप्रोचेस वो टूल्स होते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, वो उपकरण होते हैं जिससे क्या होता है आप दूसरे देशों में क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें अच्छी तरीके से हो रही हैं, क्या कमियां हैं, कैसे हम अपने सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम में जो भी एक्टर्स हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें शामिल हैं, कैसे उनको और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कंपैरेटिव जो है स्टडी करते हैं। अप्रोचेस एड इन डिफाइनिंग द काइंड्स ऑफ फैक्ट्स विच आर रेलिवेंट। द डाइवर्सिटी ऑफ अप्रोचेज आर यूज्ड बाय पॉलिटिकल साइंटिस्ट टू अटैक द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड बिहेवियर। आप देखेंगे कि भैया जो राजनीतिक प्रणाली होती है ना वो हर एक देश की अलग अलग होती है और काफ़ी जटिल होती है। ठीक है, हर एक देश की क्या होती है बच्चों अलग अलग राजनीतिक प्रणाली है और काफ़ी वो जटिल भी होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसके लिए क्या किया है, बहुत सारे अप्रोचेस को इन्होंने डिस्कवर किया। आपके जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो कह सकते हैं थिंकर्स थे, इन्होंने बहुत सारे अप्रोचेस के अलग अलग अप्रोचेस को इन्होंने निकाला और उन अप्रोचेस के थ्रू क्या किया, अध्ययन करने का कार्य किया। ठीक है बच्चों, उन अप्रोचेस को देखेंगे बच्चों हम लोग, जो मैंने आपको बताया है कि अप्रोचेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। जितने भी अप्रोचेज हैं बच्चों उनको 2 व्यापक श्रेणियों में क्या किया जाता है बच्चों, वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी डिवाइड किया जा सकता है। पहला कौन सा है, ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा कौन सा है, मॉडर्न अप्रोच, यानी पारंपरिक दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। 2 क्या हैं इसके टाइप हैं। मैंने बताया आपको ट्रेडिशनल अप्रोच कब तक था बच्चों, अप टू वर्ल्ड वॉर 2। अप टू वर्ल्ड वॉर 2 क्या था आपका, ट्रेडिशनल अप्रोच था, यानी पारंपरिक दृष्टिकोण था। और आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जब बहुत सारे देश क्या होते हैं भैया, कॉलोनीज आज़ाद होती हैं, तब एक मॉडर्न अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम किसको समझेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच को समझेंगे। सबसे पहले हम किसको समझेंगे बच्चों, ट्रेडिशनल अप्रोच, जो आपका पारंपरिक दृष्टिकोण है, सबसे पहले उसको हम समझने का क्या करेंगे बच्चों, काम करेंगे। इसमें आप देखेंगे 4 टाइप होते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बच्चों, ये इसमें 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से आप देखेंगे, फिलोसफिकल अप्रोच हो गया, हिस्टोरिकल अप्रोच हो गया, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच और लीगल अप्रोच। ठीक है, आप देखेंगे दार्शनिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, संस्थागत दृष्टिकोण और कानूनी दृष्टिकोण, यानी 4 तरीके के आपके पारंपरिक दृष्टिकोण होते हैं। एक एक को क्या करेंगे, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। फिलोसफिकल अप्रोच क्या है बच्चों, फिलोसफिकल अप्रोच यानी दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है। एक फिलोसोफर कौन होता है, जो कह सकते हैं कि भैया विचारों की दुनिया में गोता लगाता है, उसको रियलिटी से कोई मतलब नहीं होता है, वो सोचता है अपनी इमेजिनेशन से, क्या करता है सारी चीज़ें सोचता रहता है कि ऐसे होगा फिर ऐसे होगा। प्लेटो को आप दिमाग में रखें कि फिलोसोफर किंग की बात कर दूंगा, जो करप्शन है सब दूर हो जाएगा, एक ऐसा राजा तैयार करूंगा जो ज्ञानी होगा, जिसको पैसे से कोई मोह नहीं होगा। ठीक है, वो एकदम क्या होगा, एकदम भैया देश सेवा में लगा रहेगा। तो यानी फिलोसफिकल अप्रोच क्या है, जो सिर्फ आइडियलिस्टिक बातें करता है कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसा है, इस पर बातचीत नहीं करता है, बल्कि कैसा होना चाहिए इस पर क्या करता है, वो सारी बातें आपकी करता है। नॉर्मेटिव अप्रोच होता है। नॉर्मेटिव अप्रोच किसका उल्टा है बच्चों, एम्पिरिकल अप्रोच का। एम्पिरिकल अप्रोच क्या करता है, एक्सपीरियंस करके
जो आप सेंसरी ऑर्गन से अपने फील कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, प्रॉपर स्टडी करने के बाद जो आप काम करते हैं, वो होता है आपका एम्पिरिकल अप्रोच। लेकिन नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है? अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपने ज्ञान से जो आपको लगता है वो आपने कह दिया कि यही क्या है, सही है। अगर हमने कह दिया, अगर मैं फिलोसोफर हूँ, मैंने फिलोसफिकल अप्रोच में क्या कह दिया कि भैया यूएसए का तो बहुत अच्छा अप्रोच है, ये चीज़ें हैं, इंडिया का अप्रोच ऐसा है, तो यानी वो क्या होगा, मान लिया जाएगा। उस पर मैंने कुछ अध्ययन नहीं किया है, मैंने अपनी बुद्धि से क्या किया, मात्र कह दिया। तो ये आप देखेंगे सबसे पहली सीढ़ी थी फिलोसफिकल अप्रोच, जिसको क्या किया गया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्रिटिसाइज किया गया, और उसके बाद एक नया अप्रोच क्या होता है आपका सामने आता है। तो आप देखेंगे बच्चा, थिंकर फ्लाई इन द हाइट्स ऑफ इमेजिनेशन टू फाइंड आउट द ट्रुथ एंड नॉलेज। जो विचारक हैं, जो इसके विचारक हैं, आपके दार्शनिक विचारक, वो सत्य और ज्ञान की खोज के लिए कल्पनाओं की जो ऊंचाइयां हैं उसमें उड़ने के लिए क्या करते हैं, वो प्रेरित होते हैं। इट इज़ नॉर्मेटिव इन कैरेक्टर एंड बिलीव्स इन बिल्डिंग नॉर्म्स और सर्टेन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आप देखेंगे भैया कि ये आप देखेंगे बच्चों की नॉर्मेटिव बिहेवियर, जो मैंने बताया आपको कि कुछ भी जो है क्या है, नॉर्मेटिव का मतलब क्या है, बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, अपनी सोच पर आधारित था, कुछ भी साइंटिफिक नहीं था, कुछ भी इन्होंने जो है प्रूव नहीं किया था। दूसरी बात क्या है, डिडक्टिव मेथड यूज करते हैं। बच्चों मैंने आपको कई बार बताया है, डिडक्टिव और इंडक्टिव में अंतर होता है। ठीक है, डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है, इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है। ठीक है, डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है भैया, जब आपके मन में कुछ भी आया, ठीक है, निगमनात्मक जो विधि है उसमें क्या कहा जाता है बच्चों, डिडक्टिव में, कि आपके मन में कुछ आया, आपको लगा, आपके ज्ञान से आपको ये अनुभव हुआ कि ऐसा होता है, आपने क्या कह दिया, हाँ भैया ऐसा ही होता है। लेकिन एम्पिरिकल अप्रोच क्या है, इंडक्टिव अप्रोच क्या है, आपने क्या किया, पहले सर्च किया, पूरा स्टडी किया, पूरा जो है अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस किया कि क्या क्या होता है, उसके बाद आपने थियरी दिया। यानी भैया पहले आपने पूरा प्रैक्टिस किया, अच्छे से चीज़ों को देखा, ऑब्जर्व किया, तब जब थियरी देते हैं तो वो आप देखेंगे इंडक्टिव होता है। और बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे, सिर्फ अपनी बुद्धि से थियरी दे देना, उसके बाद उसको ज़बरदस्ती प्रूफ करते रहना, वो क्या है, डिडक्टिव है। यानी प्लेटो आपका क्या है, डिडक्टिव है, जो थियरी दे देता है भैया फिलोसोफर किंग क्या है, बेस्ट है, उसके बाद वो क्या करता है, उसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारी थियरीज देता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोच कौन सा आता है आपका, हिस्टोरिकल अप्रोच। वो क्या कहता है भैया कि हिस्टोरिकल एनालिसिस करो। हिस्ट्री क्या है, हर एक चीज़ का आंसर देती है, यानी ऐतिहासिक दृष्टिकोण। आप देखेंगे बच्चों बहुत सारे थिंकर हैं, ठीक है, सेबाइन हो गए, ठीक है, आपके अरस्तु भी हो गए, ठीक है, आपके कह सकते हैं भैया आपके मैकियावेली हो गए, ठीक है, ये सब कोई क्या हैं, आपके किस पर बेस्ड हैं, हिस्टोरिकल अप्रोच पर। ये क्या कहते हैं, हिस्ट्री को समझ लो, क्योंकि हिस्ट्री क्या होती है, हमेशा रिपीट होती है। ठीक है, इन थिंकर्स का क्या कहना है कि हिस्ट्री को हमें समझना चाहिए। अगर हम हिस्टोरिकल अप्रोच से देखेंगे कि पहले क्या था, इन चीज़ों से क्या हुआ था, तो आगे भी वही होगा। इसको एनालाइज करना, इसको प्रेडिक्ट करने का काम ये लोग करते थे कि हिस्ट्री में जो हुआ है वो चीज़ें रिपीट होती हैं। मार्क्स ने भी कहा था हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे कि ये जो थिंकर्स हैं ये क्या करते हैं, हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं। जो इतिहास में हुआ है उसको क्या करते हैं, एक प्रारूप बना करके, एक मानक बना करके आने वाली चीज़ों को प्रेडिक्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे बच्चा ये क्या कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को समझ रहे हैं, जब किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को अगर पढ़ रहे हैं, या किसी भी फिनोमेना, किसी भी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो उसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्टेक्स्ट यानी सरकमस्टांसेस, प्लेस कौन था, टाइम क्या चल रहा था, सरकमस्टांसेस क्या था, उसको समझना, यानी कॉन्टेक्स्ट को समझना, परिस्थिति को समझना क्या था, बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम परिस्थिति को नहीं समझेंगे तो हम सही तरीके से नहीं समझ सकते। मैंने आपको बताया था बच्चों कि किसी भी चीज़ को पढ़ने का दो अप्रोच होता है, एक टेक्सचुअल अप्रोच और एक कॉन्टेक्चुअल अप्रोच। ठीक है, जिसको डिस्कोर्स भी कहा जाता है। तो जो आपका कॉन्टेक्स्ट वाला अप्रोच है वो क्या कहता है कि जब कोई चीज़ कभी किसी टाइम पर हुई है या लिखी गई है तो उसके पीछे के कारण क्या थे,
क्या क्या वजहें थी जिसकी वजह से वो हुआ था, उसको भी जानना क्या है, अनिवार्य है। जबकि आपका टेक्सचुअल एनालिसिस क्या कहता है कि नहीं, आज के टाइम जब भी आप पढ़ रहे हैं उस टेक्स्ट को, तब क्या करेंगे, आप उसको अच्छे से पढ़ें और अपने हिसाब से उसका मतलब समझें। जबकि कॉन्टेक्सचुअल अप्रोच क्या कहता है कि नहीं, अपने हिसाब से मतलब नहीं समझना है, उस टाइम पर उसका जो मतलब था उसको आपको समझने का कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या था आपका हिस्टोरिकल अप्रोच, जो हिस्ट्री यानी उस समय क्या था उससे सीख लेकर के आगे की बातें करने की बात करता है। आप देखेंगे तीसरा अप्रोच क्या था, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच था, यानी संस्थागत दृष्टिकोण। इसमें ओवर इंपॉर्टेंस दी जाती थी किसको, इंस्टीट्यूशंस को। ओवर इंपॉर्टेंस गिवन टू इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जो संस्थाएं थी उनको बहुत ज़्यादा आप देखेंगे इंपॉर्टेंस, महत्व दिया जाता था। ठीक है, इन दिस अप्रोच द फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इनका ही क्या किया जाता था, अध्ययन किया जाता था। क्या क्या अध्ययन किया जाता था भैया, इनके पास पावर कितनी है, फंक्शन क्या क्या है, क्या क्या रोल है, कैसा आपस में रिलेशन है, यानी जो लीगल इंस्टीट्यूशनल, इसी को लीगल इंस्टीट्यूशनल भी कहते हैं अप्रोच। ठीक है, जो ये अप्रोच था बच्चों, इसमें क्या बताया जाता है, आप देखेंगे इसमें ये आपका इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, इसके बाद लीगल अप्रोच आएगा। ठीक है, जो आपका इंस्टीट्यूशनल अप्रोच था इसमें क्या था, जो गवर्नमेंट के मेन इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपका एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और आपका कह सकते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन्हीं के बारे में अध्ययन किया जाता था। यानी मान लीजिए यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड का हमने क्या कर लिया, हमने विधायिका का अध्ययन कर लिया, हमने कार्यपालिका का अध्ययन कर लिया, हमने न्यायपालिका का अध्ययन कर लिया। अब हम वहाँ की जो ये तीनों ऑर्गन्स हैं उनको इंडिया के ऑर्गन से क्या करते थे, कंपेयर करते थे। कहाँ पर किसके पास क्या कंपेयर करते थे, कितनी किसके पास शक्तियाँ हैं, क्या क्या कार्य हैं, क्या भूमिका है, आपसी संबंध कैसा है तीनों के बीच में, इसकी स्टडी होती थी। यानी ओवर रिलायंस ऑन द इंस्टीट्यूशंस। आपको गार्नर और गेटल याद आने चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, यानी जो संस्थाएं थी वहीं से पॉलिटिकल साइंस शुरू होकर के वहीं पर क्या हो जाता था, समाप्त हो जाता था। ये कौन सा अप्रोच था आपका, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच था। ठीक है, अब आप देखेंगे बच्चों लास्ट जो आपका फिलोसॉफिकल कह सकते हैं, जो ट्रेडिशनल अप्रोच में लास्ट था वो कौन सा था आपका, कानूनी दृष्टिकोण, यानी लीगल अप्रोच। इसमें क्या कहा जाता था बच्चों, दिस अप्रोच ट्रीट्स द स्टेट प्राइमरली एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द क्रिएशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। यानी लॉ की नज़र में, यानी कानून की नज़र में क्या होता था, अब कंपैरिजन होता था कि किस देश का कानून कितना अच्छा है, किस देश में कितना कानून है। ठीक है, किस देश का कानून कितना प्रभावी है। ठीक है, कौन कौन से कानून है, यानी लॉ के पर्सपेक्टिव में क्या होने लगा, कंपैरिजन होने लगा। ठीक है, वो क्या कहता था भैया कि राज्य क्या है, कानून निर्माण करने की संस्था है। यानी स्टेट को क्या कहा गया कि भैया स्टेट का मुख्य कार्य क्या है, भैया स्टेट का मुख्य कार्य है कानून बनाना और कानून के हिसाब से देश को चलाना। यानी लीगल अप्रोच में क्या किया गया, कानूनी दृष्टिकोण की बात की गई। हेयर द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज इंटीग्रली बाउंड अप विद द लीगल प्रोसेस ऑफ द कंट्री एंड द एग्जिस्टेंस of harmonious state of liberty equality is earned marked by the glorious name of the rule of law। यानी भैया रूल ऑफ लॉ की बात की गई कि भैया जो रूल ऑफ लॉ है, कानून के शासन के द्वारा समानता, स्वतंत्रता लोगों की क्या है, सुरक्षित है या नहीं है, किस देश में कितनी स्वतंत्रता है, किस देश में कितनी समानता है, इसको कानून के पर्सपेक्टिव से, यानी जो लॉज बने थे ना, किस देश के कैसे लॉज हैं उनको क्या किया जाने लगा, कंपेयर किया जाने लगा। जो रूल्स रेगुलेशंस बनते थे, लॉज बनते थे, कानून, उनका अब यहाँ पर क्या किया गया, लीगल अप्रोच में अध्ययन किया जाने लगा। अभी तक क्या था, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, इन तीनों ऑर्गन का अध्ययन किया जाता था। लेकिन अब जो लॉज बन रहे थे उनका क्या किया गया, लीगल अप्रोच में अध्ययन किया जाने लगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे बच्चों तो भैया लिमिटेशंस देखेंगे हम कि क्या समस्याएं थी ट्रेडिशनल आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। तो जो पारंपरिक आपका तुलनात्मक राजनीति की कुछ सीमाएं थी वो क्या थी। पहली बात तो नैरो इन स्कोप था। ठीक है, सिर्फ किसकी बात करता था भैया, जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, जैसे एग्जीक्यूटिव हो गया, जो गवर्नमेंट था सिर्फ गवर्नमेंट की बात करता था ये, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, इन तीनों की ही क्या करता था, ये बात करता था। आप देखेंगे बच्चों कि जो लोग हैं ना
जो लोग हैं, जो पीपल हैं, जो उनका कल्चर है, उसको क्या करता था, ये इग्नोर करने का कार्य करता था। ठीक है बच्चों, जो लोग हैं, जो उनका कल्चर है, उसको इग्नोर करने का काम क्या करता था, आपका ये अप्रोच किया करता था, जो कि क्या था, आप देखेंगे कि पूरी तरीके से स्वीकार्य नहीं था। ठीक है, आप देखेंगे बच्चों कि मतलब किस तरीके से आप अगर लोगों का ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप क्या हैं, आप सिर्फ जो है कॉन्स्टिट्यूशंस का अध्ययन कर रहे हैं। स्टैटिक था, फोकस्ड ऑन द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रदर देन पॉलिटिक्स। आप पॉलिटिक्स का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशंस का अध्ययन कर ले रहे हैं। आप सिर्फ एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर का अध्ययन कर रहे हैं। जो लॉज बन रहे हैं उनका आप सिर्फ अध्ययन कर ले रहे हैं। रियलिटी तो क्या होती, क्या अध्ययन करना था, अध्ययन रियलिटी में करना था भैया कि किस तरीके से कौन सा अप्रोच जो है कह सकते हैं लोगों के बारे में अध्ययन करता, ह्यूमन नेचर को अध्ययन करता, उनका कल्चर अध्ययन करता। ठीक है, कि किस परिवेश में कैसे कैसे ह्यूमन बीइंग रिएक्ट करता है, पॉलिटिक्स में कैसे पार्टिसिपेट करता है। यानी जो ह्यूमन का जो इंपॉर्टेंस है पॉलिटिक्स में, उसको तो इग्नोर किया जा रहा था। सोसाइटी का क्या जो है रोल है, एनजीओ का और भी जो नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्या रोल है, उनको भी आप जो है मिनिमाइज रोल दे रहे थे। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे बच्चों नॉन कंपैरेटिव कहा गया इसको। द ओनली पॉइंट ऑफ कंपैरिजन वाज कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ संविधान की तुलना की जाती थी, जो कि क्या था, बहुत ही नैरो था। ठीक है, और आप देखेंगे बच्चों कि बहुत ज़्यादा क्या था, एथनोसेंट्रिक था। एथनोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जस्ट फोकस्ड ऑन वेस्ट, पैरोकियल था, लिमिटेड था। ठीक है बच्चों, कि आप देखेंगे काफ़ी संकीर्ण था। ठीक है, पश्चिम पर बहुत ज़्यादा केंद्रित था, यानी जो कह सकते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड था उन्हीं का कंपैरिजन करने की बात करता था। ठीक है, और आप देखेंगे बच्चों कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी उन पर इसका फोकस क्या था, बहुत ही कम हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडर्न अप्रोच आता है बच्चों, हमारा आधुनिक दृष्टिकोण आता है। मैंने बताया आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होता है बच्चों, डीकोलोनाइजेशन होता है। जो मैंने आपको समझाया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होता है बच्चों, डीकोलोनाइजेशन होता है। यानी आप देखेंगे कि भैया जो कॉलोनीज थी, जो ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, इन सब के अंडर में जो कॉलोनीज हुआ करती थी वो आज़ाद होती हैं। यानी थर्ड वर्ल्ड का क्या होता है, इमरजेंस होता है, थर्ड वर्ल्ड का उदय होता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, आप देखेंगे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आती हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर टू डाइवर्स, जो मैंने बताया। ठीक है, आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा विविधता थी वहाँ पर। ठीक है, आप देखेंगे किसमें, देयर इज़ अ डिफरेंस इन थियरी एंड प्रैक्टिस। वहाँ पर जो थर्ड वर्ल्ड था, वहाँ पर जब ये गए कंपेयर करने के लिए, तो जो लिखा हुआ था वो कुछ और होता था और जो हो रहा था वो कुछ और हो रहा था। इनका दिमाग चकरिया गया कि भैया कैसे कंपेयर करें हम, जो लिखा हुआ है संविधान में उसमें कुछ और लिखा है और समाज में हो कुछ और रहा है। लिखा गया है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होगा, और भैया एक छोटी जाति का व्यक्ति ब्राह्मण के यहाँ पर भटक नहीं सकता था, उसके कुएं में पानी नहीं भर सकता था, उसके मंदिर में पूजा करने नहीं जा सकता था। तो उन्होंने देखा भैया कि लिखी हुई चीज़ें और जो वास्तविकता थी उसमें क्या था, अंतर था। तब उन्होंने कहा भैया सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ करके तो काम नहीं होगा, बल्कि पूरे इन्वायरमेंट को पढ़ना पड़ेगा, पूरा देश है उसका अध्ययन करना पड़ेगा, कल्चर को अध्ययन करना पड़ेगा, ह्यूमन का अध्ययन करना पड़ेगा, ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करना पड़ेगा, उस देश की इकोनॉमी का अध्ययन करना पड़ेगा, उस देश की सोसाइटी का अध्ययन करना पड़ेगा। यानी आप देखेंगे कि पूरा जो एक कह सकते हैं इंक्लूसिव अप्रोच की बात की गई भैया, कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करके कुछ नहीं होगा, बल्कि अलग अलग जो है जो फैक्टर्स हैं उनका क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात तो क्या किया गया, याद किया गया, द नीड फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग एरियाज कोइंसाइडेड विद द बिहेवियरल मूवमेंट। आप देखेंगे बच्चों बिहेवियरल मूवमेंट भी उसी टाइम पर हो रहा था, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 आप देखेंगे। ठीक है, बिहेवियरल मूवमेंट आता है। बिहेवियरल मूवमेंट का मेन फोकस क्या था बच्चों, साइंटिफिक स्टडी। वो क्या कहता है कि जितनी ये ट्रेडिशनल अप्रोच था वो बिल्कुल बेकार था, किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये क्या कहता था, साइंटिफिक स्टडी करना है। उन्होंने क्या कहा भैया, ये सब क्या है, अपने मनगढ़ंत बातें कर लेना, कुछ भी कह देना कि ऐसा होता है, ये पॉलिटिकल्स थोड़ी है, ये पॉलिटिक्स थोड़ी है, ये पॉलिटिकल साइंस का पार्ट नहीं है। वो क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस साइंटिफिक होनी चाहिए। यानी पॉलिटिकल साइंस को ट्रू सेंस में साइंटिफिक बनाने का कार्य आप देखेंगे बिहेवियरल रेवोल्यूशन ने किया। बिहेवियरल रेवोल्यूशन में क्या हुआ बच्चों, आप देखेंगे ठीक है कि क्या किया जाता था भैया, इमर्जेंस ऑफ बिहेवियरलिज्म, यानी व्यवहारवाद का उदय होता है।
इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। पहले बिहेवियरिज्म से क्वेश्चन नहीं आता था, बट एक आध क्वेश्चन अब आने लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बिहेवियरिज्म भी देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और क्या, ठीक है। तो बिहेवियरिज्म क्या हुआ बच्चों, इमर्जेंस ऑफ बिहेवियरल स्टडीज रिफ्लेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू स्कॉलर्स टू डिराइव देयर फाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी साइंटिफिक स्टडी होने लगी। बिहेवियरल जो मूवमेंट था उसमें क्या कहा गया भैया कि अब हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अवलोकन के आधार पर ही कोई काम करेंगे। जब तक हम जा करके ऑब्जर्व नहीं कर लेंगे, जब तक हम चीज़ों को जा करके एक्सपीरियंस नहीं कर लेंगे, देख नहीं लेंगे, तब तक हम उस पर बिलीव नहीं करेंगे। यानी जो फिलॉसफिकल अप्रोच था उसके खिलाफ जा करके आपका बिहेवियरल अप्रोच क्या कहता है, बिहेवियरिज्म क्या कहता है, व्यवहारवाद, कि भैया साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो है कुछ भी कह दिया और कुछ भी चल रहा है, ठीक है। तो बिहेवियरिज्म की बात आपका कौन करता है, देखेंगे बिहेवियरिज्म किसकी बात करता है, साइंटिफिक स्टडी की बात करता है, एम्पिरिकल स्टडी की बात करता है, इंडक्टिव स्टडी की बात करता है, जो मैंने आपको बताया हुआ है ये सारी बातें, ठीक है। साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस को साइंस में बनाने का कार्य किया गया, ये एक वास्तविक प्रयास था, पहला वास्तविक प्रयास था किसको, राजनीतिक विज्ञान को सच में विज्ञान बनाने का, ठीक है। आप देखेंगे इसमें क्या कहा गया कि ह्यूमन बिहेवियर को हम समझेंगे, ह्यूमन बिहेवियर को समझेंगे कि किस किस इन्वायरमेंट में, किस पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है, आपके पॉलिटिकल सिस्टम में जो राजनीति है उसमें व्यक्ति किस तरीके से कैसे बिहेव करता है, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें क्या करता है आपका जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, वो किस तरीके से बिहेव करता है, इसकी स्टडी की गई। आप देखेंगे बहुत सारे इलेक्शंस डेटा बनाए गए। अगर कहा जाए कि एकमात्र अगर जो कह सकते हैं कॉन्क्रीट जो अचीवमेंट थी बिहेवियरिज्म की, वैसे तो इन्होंने वैल्यू फ्री बनाने की बात की कि भैया स्टडी को क्या कर देंगे, वैल्यू फ्री बना देंगे, यानी प्योर साइंस बना देंगे, जबकि कोई भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट को आप प्योर जो है साइंस नहीं बना सकते हो, यानी पूरी तरीके से वैल्यूज से फ्री नहीं कर सकते हो। उसमें व्यक्ति का अपना बायसनेस आएगा ही आएगा, क्योंकि समाज से जुड़ी हुई बातें हैं, धर्म से, जाति से, राजनीति से जुड़ी हुई बातें हैं, इसमें व्यक्ति अपना अप्रोच थोड़ा बहुत लेकर के आएगा ही। तो जब ह्यूमन बिहेवियर इन्होंने अध्ययन किया, बहुत सारे इलेक्शन डेटा इन्होंने बनाए कि इस परिस्थिति में व्यक्ति ऐसे रिएक्ट करता है, इस पार्टी को वोट देता है, ऐसे वोटिंग करने का पैटर्न है उसका। बहुत सारे इलेक्शन डेटा इन्होंने क्या किया, तैयार किया। इसके अलावा इनका और कोई योगदान नहीं था बच्चों, ठीक है। आप देखेंगे कि बिहेवियरिज्म क्या कहता है, डेविड ईस्टन की बहुत फेमस बुक है अ फ्रैगमेंट अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, इंपॉर्टेंट बुक है बच्चों। इसमें इन्होंने बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कहा बच्चों कि द एजम्पशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहेवियरिज्म ले द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस। इन्होंने क्या कहा बच्चों कि भैया हम क्या करेंगे, हम जो है जो पॉलिटिकल साइंस है उसको क्या करेंगे भैया, एक बौद्धिक आधारशिला प्रदान करेंगे, यानी रीजनेबल बनाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कह दे रहा है, कह के चला जा रहा है और हम उसको मान लेंगे। अब हम हर एक चीज़ को रीजन से क्या करेंगे, जज करेंगे। जब तक हमारा रीज़न ये गवाही नहीं देता है कि हाँ जो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है वो सत्य है, तब तक हम उसकी बातों को मानने का कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। बिहेवियरिज्म एज अ प्रोटेस्ट मूवमेंट रेवोल्यूशनाइज द थॉट सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन द 1940s एंड 50s। 1940 और 50 में क्या किया बिहेवियरिज्म ने, आपके जितने भी पॉलिटिकल थियरिस्ट थे सबके दिमाग को खोलने का काम किया। जितने आपके ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फिलोसोफर थे उनकी थियरीज क्या होती गई, समाप्त तो होती गई। उनको कहा गया कि ये क्या हो गया है, डेथ ऑफ पॉलिटिकल थियरी कहा गया, यानी डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी कहा गया कि भैया जो ओल्ड ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी है उसका क्या हो गया है, डिक्लाइन हो गया है, यानी अब जो पुरानी बातें थी उनका कोई रेलिवेंस आज के टाइम पर नहीं रह गया है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए, ठीक है, रट लेना है इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। क्या करना है, डेविड ईस्टन ने 8 एजम्पशंस दिए थे, यानी आप देखेंगे 8 धारणाएं दी थी। यहाँ पर कितने थे बच्चा, 8 होना चाहिए। 8 कौन कौन सा है बच्चों, रेगुलरिटी, वेरिफिकेशन, टेक्निक, क्वांटिफिकेशन, वैल्यूज, सिस्टमेटाइजेशन, प्योर साइंस और इंटीग्रेशन। ये उन्होंने क्या कहा कि जो बिहेवियरिज्म है
वो इन 8 बातों पर क्या होगा, बेस्ड होगा। ठीक है, यानी नियमितताएं होनी चाहिए, जो चीज़ हो और रेगुलरिटी के साथ हो। ऐसा ना हो कि आज आप कुछ और कह रहे हैं और कल आप कुछ और कहेंगे। साइंस में क्या होता है बच्चा, जो आज सही होती है वो कल भी सही होती है, लेकिन जो आपका फिलॉसफी है उसमें हो सकता है भैया आज कुछ और प्लेटो कहे और कल कुछ और प्लेटो कहे। ठीक है, सत्यापन होना चाहिए, यानी भैया वेरिफिकेशन होना चाहिए, कुछ भी ऐसे नहीं कह देना है। तकनीक का इस्तेमाल करना है, परिणाम आना चाहिए। मूल्य में क्या कहा गया बच्चों, मूल्य नहीं होना चाहिए, मूल्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी बच्चा क्या हुआ, वैल्यू फ्री बनाने की बात की गई। वैल्यू क्या था, वैल्यू से फ्री करने की बात की गई। सिस्टमेटाइजेशन यानी व्यवस्थीकरण किया गया। शुद्ध विज्ञान यानी प्योर साइंस बनाया गया और इंटीग्रेशन करने की बात भी की गई। इन 8 बातों को आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से रट लेना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात जो स्टार्ट होती है वो क्या है भैया, आप देखेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो बिहेवियरिज्म था वो बिल्कुल रेलिवेंट नहीं रह गया। लोगों ने कहा, खास करके डेविड ईस्टन जो इतने बड़े पुरोधा थे आपके बिहेवियरल मूवमेंट के, उन्होंने खुद कहा, क्या कहा भैया, आप देखेंगे बिहेवियरिज्म में चार्ल्स मरियम को भी ज़रूर याद रखिएगा, बिहेवियरिज्म के फादर कहे जाते हैं। ठीक है, कौन भैया फादर कहा जाता है, चार्ल्स मरियम। ठीक है, चार्ल्स मरियम को क्या कहा जाता है बच्चों, चार्ल्स मरियम को बच्चों फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने क्या किया है आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन। डेविड ईस्टन ने क्या कहा कि भैया कोई भी स्टडी ऐसी नहीं हो सकती जिसको हम पूरी तरीके से क्या कर दें, वैल्यू फ्री बना दें। तो जो पोस्ट बिहेवियरिज्म था वो किसके लिए आया, रेलिवेंस के लिए आया। याद रखिएगा बच्चों, रेलिवेंस, ये वर्ड जरूर याद रखिएगा कि क्या कहा आपके डेविड ईस्टन ने कि जो बिहेवियरिज्म था उसने क्या किया, रेलिवेंस खो दिया था। क्या किया था, रेलिवेंस खो दिया था। जो रेलिवेंस था आपके पॉलिटिकल साइंस का वो खो गया। ठीक है, तो रेलिवेंस को दोबारा लाने के लिए क्या किया गया, पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन का चला। आप देखेंगे डेविड ईस्टन क्या कहते हैं बच्चों, डेविड ईस्टन कहते हैं कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो है, पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन जो है बच्चा, वो बिहेवियरिज्म के खिलाफ नहीं आया है बल्कि उसको आगे बढ़ाने के लिए आया है। यानी बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद को आगे बढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है, पोस्ट बिहेवियरिज्म कह रहा है। ठीक है, आप देखेंगे बच्चों डेविड ईस्टन ने इसको प्रपाउंड किया। ठीक है, कहाँ दिया था, उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया था अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में 1969। अगर कभी पूछा जाए कि भैया उत्तर व्यवहारवाद कब आया, तो आपको बताना है कि 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, ठीक है, में भाषण देते समय आपके डेविड ईस्टन ने पोस्ट बिहेवियरिज्म की बात की। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उसका 2 स्लोगन था, ये रट लो, एक्शन एंड रेलिवेंस। कभी भी पूछा जाए कि भैया किस बात पर बेस्ड था आपका पोस्ट बिहेवियरिज्म, उत्तर व्यवहारवाद, वो था कार्रवाई और प्रासंगिकता। ये दोनों चीज़ें क्या थी, आपके डेविड ईस्टन ने कहा कि बिहेवियरिज्म ने खो दी थी। एक्शन नहीं हो रहा था कुछ भी। एक्शन का मतलब होता है कुछ ज़मीन में दिखना चाहिए। जितने थियरीज हो रही थी, जो भी स्टडीज़ हो रही थी, डेविड ईस्टन क्या कहता है कि बड़े बड़े आइवरी टावर में बैठ करके, ठीक है, और आप ज़मीन की हकीकतों को नहीं समझ सकते हो, वो रेलिवेंट ही नहीं होगी आपकी स्टडी। तो उन्होंने कहा एक्शन करना पड़ेगा, जा करके लोगों से मिलना पड़ेगा, ठीक है, और तब जाकर के आपकी स्टडी रेलिवेंट हो पाएगी। यानी लोगों के विचार जानने पड़ेंगे, यानी प्योर साइंटिफिक नहीं, वैल्यू को फ्री नहीं कर सकते। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी से बात करेगा, मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति के पास जाता हूं, उससे पूछता हूं कि हाँ इस पर सर्वे कर रहे हैं आप, ये चीज़ें बताइए, तो क्या वो अपनी वैल्यू को हटा पाएगा? नहीं, उसकी जो विचारधारा है, उसकी जो सोच है, उस हिसाब से वो क्या करता है, आंसर देता है। तो कभी भी व्यक्ति, कोई भी स्टडी को आप वैल्यू फ्री नहीं बना सकते हैं, यानी मूल्य विहीन नहीं कर सकते हैं। ये बात आपके डेविड ईस्टन ने पोस्ट बिहेवियरिज्म में की बच्चों। ठीक है, behaviorist has neglected in the name of developing a pure science of politics their responsibility towards society। क्या कहते हैं आपके डेविड ईस्टन कि जो व्यवहारवादी थे, उन्होंने राजनीति को शुद्ध विज्ञान बनाने के चक्कर में क्या किया, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी की उपेक्षा की। यानी समाज के प्रति क्या है, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उनको क्या किया, उनका निर्वहन अच्छे तरीके से नहीं किया। ठीक है,
post behavioralism accepted the main principle of behavioralism but wanted to take political science towards new direction, making it more रिस्पॉन्सिबल एंड मोर यूटिलिटेरियन। यानी आप देखेंगे जो उत्तर व्यवहारवाद था उसने रिजेक्ट नहीं किया आपके व्यवहारवाद को, बल्कि उसको और आगे ले जाने का कार्य किया। ठीक है, लियो स्ट्रास एंड हना अरेंट आर टू ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ पोस्ट बिहेवियरल पीरियड। यानी आप देखेंगे लियो स्ट्रास, हना अरेंट, डेविड ईस्टन, तीनों को आप मान सकते हैं बच्चा कि ये सब पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बहुत ही उम्दा कह सकते हैं विचारक रहे हैं। ठीक है, अब हम मॉडर्न जो मेथड्स हैं, जो मॉडर्न अप्रोचेज हैं आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को, उसको क्या करेंगे बच्चा, उसका अध्ययन करने की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, उसमें आपका पहला अप्रोच कौन सा है, सिस्टम अप्रोच, दूसरा कौन सा है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, तीसरा कौन सा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच, पॉलिटिकल कल्चर, जिसको हम क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको हम लोग आज यहाँ पर नहीं पढ़ रहे होंगे, ऑलरेडी स्टडीड इन सेपरेट कह सकते हैं लेक्चर, पॉलिटिकल सोशोलॉजी और पॉलिटिकल इकोनॉमी। इतने अप्रोचेस बच्चों बने। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर इतना अप्रोच क्यों बन रहा था, इतना अप्रोच क्यों बन रहा था, क्यों किसी एक अप्रोच से काम नहीं हो पा रहा था। तो बच्चा आपको बताया मैंने कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ, आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो कॉलोनीज जो है कह सकते हैं जिनको आज़ादी मिली, वहाँ आपने देखा कि थियरी और प्रैक्टिस में अंतर था, उनकी सोच में अंतर था, वहाँ पर कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, वो अलग तरीके से रहते थे। यानी सोसाइटी बहुत डाइवर्स थी, कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, कोई भी एक अप्रोच पूरी तरीके से अध्ययन नहीं कर पा रहा था किसी भी समाज का। जब सिस्टम अप्रोच आया तो उसमें कुछ कमी रह गई, फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच आया तो उसमें भी कुछ कमी रह गई, फिर आपका राजनीतिक विकास यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट आया, उसमें भी कमी रह गई, फिर पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन आया, उसमें भी कमी रह गई। ठीक है, फिर आप देखेंगे पॉलिटिकल कल्चर आया, उसमें भी कमी रह गई, फिर आप देखेंगे पॉलिटिकल सोशोलॉजी आया, उसके बाद पॉलिटिकल इकोनॉमी आया, बहुत सारे अप्रोचेज आए, लेकिन कोई एक अप्रोच पूरी तरीके से जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी थर्ड वर्ल्ड की उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो हम क्या मान के चलते हैं बच्चों कि अगर हम इन सभी अप्रोचेस को एक साथ लगाएं, सभी अप्रोचेस को क्या करें भैया, जितने भी अप्रोचेस हैं उनका कह सकते हैं उपयोग करें, तब जा कर के ही हम अच्छी तरीके से कह सकते हैं जो आपका थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, पहला अप्रोच आपका है बच्चों डेविड ईस्टन, जिसको आपका सिस्टम थियरी या जनरल सिस्टम थियरी या सिस्टम अप्रोच भी आप कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, आप सभी ने ग्रेजुएशन में अपने ज़रूर पढ़ा होगा। इसको इनपुट आउटपुट मॉडल भी कहते हैं, इनपुट आउटपुट मॉडल भी कहते हैं, सबसे आसान मॉडल यही है। ठीक है, इनपुट आउटपुट मॉडल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होता है बच्चों। ठीक है, आप देखेंगे क्या बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं, वहाँ से जब हम समझेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या कहते हैं बच्चा ये, द एम्पिरिकल सर्च फॉर नॉलेज रिक्वायर्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिस्टमेटिक थियरी द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ जनरलाइजेशन। पहली बात इन्होंने किस पर फोकस किया, एम्पिरिकल सर्च पर फोकस किया, यानी ज्ञान की अनुभवजन्य खोज पर क्या किया इन्होंने, फोकस किया, यानी एम्पिरिकल अप्रोच। दूसरी बात इन्होंने क्या किया बच्चा, इन्होंने political scientists must view the political system as a whole rather than concentrate on solutions for particular problem। इन्होंने क्या कहा भैया कि पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स को मत देखो कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्या है उनका सोल्यूशन निकालो, बल्कि एक पूरा कह सकते हैं कि होल को लेकर के चलो। यानी राजनीतिक वैज्ञानिकों को विशेष समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय राजनीतिक व्यवस्था को समग्र रूप से देखने का जो है सुझाव दिया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, दे मस्ट कंबाइन फैक्चुअल नॉलेज एंड एम्पिरिकल डेटा, यानी दोनों चीज़ें, जो तथ्य हैं उनको भी सही तरीके से रखना है और जो अनुभव किया है उनको भी सही तरीके से क्या है, दोनों का मेल होना चाहिए। ये सब बच्चा कहीं नहीं पूछा जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको आगे जब अभी जो अप्रोच बताऊंगा वो बना करके वही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप सिस्टम अप्रोच में आपसे क्या पूछा जाएगा कि भैया हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ सिस्टम अप्रोच, डेविड ईस्टन, कौन सी बुक है उनकी, बुक रट लो। उसके अलावा आप देखेंगे ये जो मॉडल इन्होंने बताया है ना बच्चों, इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा मॉडल है, इनपुट आउटपुट मॉडल जो है बच्चों, इसको आपको पढ़ना है। उसमें पूछा जा सकता है कि उनका जो इनपुट आउटपुट मॉडल था उसमें क्या क्या है, तो आपको पता रहे कि उसमें इनपुट है,
ठीक है, दो तरीके का इनपुट है, डिमांड और सपोर्ट। आउटपुट है, ठीक है, इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल सिस्टम है, फीडबैक है, इतनी बातें हैं। क्या क्या अगर पूछा जाए, इनपुट है, आउटपुट है, इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल सिस्टम है और फीडबैक है। पांच बातें हैं, पांचों आपको क्या होनी चाहिए बच्चों, पता होनी चाहिए। ये पूछा जा सकता है कि क्या क्या उनके उसमें सिस्टम अप्रोच में क्या क्या एलिमेंट हैं। तो ये 5 एलिमेंट हैं, इसको समझते हैं कि किस तरीके से आपके डेविड ईस्टन बात करते हैं, वो क्या कहते हैं आपके, किस तरीके से वो कंपेयर करने की बात करते हैं, ठीक है, किस तरीके से वो पॉलिसीज़ की बात करते हैं कि पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं भैया कि हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ इनपुट होते हैं। इनपुट कितने तरीके के होते हैं बच्चा, 2 तरीके के होते हैं। इनपुट यानी मतलब क्या है, जो लोगों के द्वारा किया जाए, यानी जो सब्जेक्ट हैं, जो आपके लोग हैं, जो जनता है, लोगों द्वारा जो भी किया जा रहा है काम, वो क्या होता है, इनपुट होता है। और सरकार द्वारा यानी गवर्नमेंट द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो क्या होगा, आपका आउटपुट होगा। तो लोग क्या करते हैं बच्चा, 2 तरीके के इनपुट देते हैं। पहले इनपुट से शुरुआत करते हैं, डिमांड, यानी आप देखते होंगे बच्चों समाज में क्या होता है, कुछ डिमांड रखते हैं लोग। क्या करते हैं भैया कि इस पर काम होना चाहिए, ये चीज़ें बननी चाहिए, इसके लिए लॉ आना चाहिए, अगर कोई हीनियस क्राइम करता है तो उसको फांसी दे देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें समाज में आप देखते होंगे बच्चों कि लोगों की मांग होती है कि सरकार ये करे। वो मांग को उठाने का काम कौन करता है, अभी हम देखेंगे, प्रेशर ग्रुप करता है। डेविड ईस्टन तो ये बातें नहीं करते हैं, लेकिन अभी जब आलमंड आएगा तो वो बताएगा कि समाज में जितनी मांगे हैं उनको उठाने का काम कौन करता है, इंटरेस्ट ग्रुप करता है। उसको फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, एजेंडा बनाती हैं, अपने जो है कह सकते हैं मैनिफेस्टो में डालती हैं, और उसके बाद वो सरकार में, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है भैया, पॉलिटिकल सिस्टम आपका गवर्नमेंट है। उस गवर्नमेंट में क्या करता है, जो डिमांड्स हैं वो लोगों की जाती हैं, और वो पॉलिटिकल सिस्टम डिमांड को क्या करता है, अच्छे तरीके से देखता है, समझता है, और उसके बाद फिर डिसीजन देता है। वो डिसीजन क्या होगा, आउटपुट होगा। डिसीजन में 2 चीज़ें होती हैं आपके, क्या होते हैं बच्चा, पॉलिसीज़ होती हैं और रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं बच्चा, जो आप देखेंगे कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए होते हैं, और पॉलिसीज़ क्या हैं, जो कई सारे रूल्स को मिला करके क्या किया जाता है, आपका बनाया जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे पॉलिसीज़, रूल्स, जो यानी आपने डिमांड की थी कि ये चीज़ें होनी चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ बना करके आपको दिया, वो आपको इनपुट हो गया। पॉलिसीज़ क्या हो गई, इनपुट हो गई। अब वो पॉलिसीज़ क्या होगी बच्चा, लोगों तक। इन्वायरमेंट में कौन है, लोग हैं, यानी सिटीजन हैं, पीपल हैं, एनजीओ है, ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप है, यानी जितने भी और गवर्नमेंट को छोड़ करके जो लोग हैं वो पर्यावरण में आते हैं, इन्वायरमेंट में आते हैं, ठीक है। तो वो जो पॉलिसी बनी थी वो लोगों तक गई, इन्वायरमेंट में गई, लोगों ने क्या किया बच्चा, फीडबैक दिया, अपनी प्रतिक्रिया दी। जब सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो लोग क्या करते हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। वो प्रतिक्रिया 2 तरीके से होती है। कुछ लोगों को वो बहुत पसंद आता है तो वो क्या करते हैं भैया, सपोर्ट कर देते हैं, समर्थन। तो समर्थन भी क्या है बच्चा, दूसरा इनपुट है। जब अगर आपको सरकार की पॉलिसी पसंद आ जाए तो वो क्या करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं कि हाँ भैया हम इसके साथ हैं, वो भी आपका एक इनपुट होता है। जब अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप सरकार को फिर डिमांड देते हो, भैया ऐसा है, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, इसमें ये क्या है, कमी है, तो एक नई डिमांड बन जाती है, फिर पॉलिसी आती है, फिर फीडबैक होता है, फिर सपोर्ट करते हैं कुछ लोग डिमांड करते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे ये पूरा साइक्लिक है, ठीक है। ये पूरा क्या है बच्चों, इनका जो मॉडल है वो एक साइक्लिक मॉडल है, जिसमें क्या होता है कि बार बार क्या होता है, इनपुट आता है, आउटपुट आता है, फीडबैक आता है, फिर इनपुट, फिर आउटपुट, फिर फीडबैक, ये चीज़ें क्या हैं, चलती रहती हैं। तो ये क्या था बच्चा, आपके डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल था, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चा, ईस्टन इलाबोरेटेड। ईस्टन की एक बात याद रखनी है बच्चों कि क्या है, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़। ये पूछा जाता है बच्चा कि किसने कहा है अथॉरिटेटिव एलोकेशंस ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, ये किसने बोला है, ठीक है। अथॉरिटेटिव एलोकेशंस ऑफ वैल्यूज़ ये किसने बोला है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रहे ये किसने कहा है, आपके डेविड ईस्टन ने बोला था, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था भैया कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो है समाज में
जितने भी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ क्या है, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट हैं, ठीक है, उनको फोर्सफुली देना चाहिए अथॉरिटेटिव तरीके से। यानी ये नहीं कि लुंजी पुंजी सरकार रहेगी जो है कह सकते हैं कुछ लागू ही नहीं करवा पा रही, बल्कि अथॉरिटी के साथ क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। यानी आप देखेंगे अ सेट ऑफ इंटरेक्शन अब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटलिटी ऑफ सोशल बिहेवियर थ्रू विच वैल्यूज आर ऑथोरिटेटिवली एलोकेटेड फॉर अ सोसाइटी। यानी आप देखेंगे, ठीक है, कि मूल्यों को आधिकारिक रूप से क्या किया जाता है बच्चा, आवंटित किया जाता है। ये किसने बोला है, ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, ये किसने बोला है, आपके डेविड ईस्टन ने बोला है। वो डेविड ईस्टन जो कि बिहेवियरल अप्रोच लेकर के आता है, जो कभी वैल्यूज़ के खिलाफ होता है, वो डेविड ईस्टन बाद में वैल्यूज़ के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है कि सरकार को फोर्सफुली क्या करना चाहिए, वैल्यूज़ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। रिवॉर्ड हो चाहे पनिशमेंट हो, चाहे टाइटल हो, चाहे ऑनर हो, जो कुछ भी हो, वो सब कुछ क्या करना चाहिए भैया, देना चाहिए। ठीक है, इसका क्रिटिकल इवेल्युएशन हुआ है बच्चों, यानी इस मॉडल को क्या है, क्रिटिसाइज किया गया है। दो लोग क्रिटिसाइज करेंगे सभी मॉडल्स को, एक जो ट्रेडिशनलिस्ट होंगे, यानी जो आपके फिलोसफिकल और इंस्टीट्यूशनल लीगल ये वाले जो हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल, उन्होंने क्या किया है बच्चों, इसको क्रिटिसाइज किया है कि फालतू में कॉम्प्लिकेशंस ला दिया गया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि भैया पूरे सिस्टम को समझना बहुत आसान था। डेविड ईस्टन ने क्या किया, फर्जी हैवी वर्ड्स फेंक करके क्या किए, जटिलता को बढ़ाने का कार्य किया है। यानी अनावश्यक जटिलताएं क्या की हैं, इन्होंने ऐड किया है, अनावश्यक शब्दजाल ऐड किया है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा भैया कि अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस, अननेसेसरी जार्गन्स क्या किया है, इन्होंने ऐड किया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं भैया, उनका तो हमेशा एक ही कहना होता है कि ये क्या है कि भैया जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं, उनके खिलाफ क्या है, एक साजिश है, और ये प्रो कैपिटलिस्ट है। कैसा है, प्रो कैपिटलिस्ट है। ये एक ऐसा मॉडल है जो पूरे विश्व में क्या करना चाहता है, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना चाहता है। ठीक है, ये कैसा मॉडल है, यूरोसेंट्रिक है। ठीक है, इसमें वेस्टर्न अप्रोच पूरी तरीके से है। ठीक है, यानी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं और जो आपके कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया है इसमें, बल्कि किसको पूरी तरीके से प्राथमिकता दी गई है, पूरी तरीके से प्राथमिकता आप देखेंगे कि जो है दी गई है आपके, कह सकते हैं कि जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। वो क्या कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो बताई हैं आपके डेविड ईस्टन ने, वो सब कुछ कहाँ लागू होता है, वो सब कुछ सिर्फ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहीं पर लागू हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे बच्चों कि इस जो डेविड ईस्टन के इनपुट आउटपुट मॉडल या सिस्टम अप्रोच जो कहते हैं, जनरल सिस्टम थियरी जिसको कहा जाता है, उसको क्या किया है, आपके बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था, आप देखेंगे पूरा अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, पूरा ट्रेडिशनल अप्रोच। सबसे पहले हमने पढ़ा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के फीचर्स क्या हैं, अप्रोचेस का क्या मतलब है, ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच कैसे आया, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की क्या भूमिका थी, कॉलोनीज़ जो थी जब वो आज़ाद होती हैं तो उनकी क्या भूमिका थी, कैसे कैसे जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थे, चाहे फिलोसफिकल हो, हिस्टोरिकल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, लीगल हो, सबको हमने क्या किया, अच्छे से पढ़ा। फिर हम मॉडर्न अप्रोच की तरफ आए। उसके बाद मॉडर्न अप्रोच पढ़ने के पहले उसी टाइम पर जो बिहेवियरल मूवमेंट यानी व्यवहारवाद चल रहा था, उसको हमने पढ़ा, जाना किस तरीके से साइंटिफिक अप्रोच डेवलप हो रहा था। उसके बाद हमने क्या जाना भैया कि किस तरीके से जो डेविड ईस्टन है, उन्होंने सिस्टम अप्रोच या इनपुट आउटपुट मॉडल जो था उसको किस तरीके से उन्होंने देने का कार्य किया। इसको अच्छे तरीके से हमने क्या किया, पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा बच्चों, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच होगा, और जो आपके छोटे छोटे अप्रोचेज हैं उनको क्या करेंगे, हम अच्छे तरीके से पढ़ करके ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहें। ठीक है, ज़रूर अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, जहाँ पर ना समझ में आए उसको लिखते रहें। डाउट में जब मैं आऊँगा तो आप क्या करेंगे, उसको पूछ लेंगे। ठीक है, और अच्छे से रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, और ख्याल रखें अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों।